Hello, my dear students, मेरे प्यारे मित्रों. Today we have to discuss about the very important and basic topic of class 10th physics, that is reflection of light. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसे समझने के बाद बहुत सारे प्रकाशीय घटनाओं को जानना या समझना आपके लिए बेहद आसान होगा. मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम में बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही प्रकाश अपना माध्यम को चेंज करता है तो प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है. यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो प्रकाश अपनी दिशा से मुड़ जाता है, अपनी पथ से विचलित हो जाता है, और मुड़ने की यह जो घटना है यही प्रकाश का अपवर्तन है. इसे समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर विचार करेंगे मेरे प्यारे मित्रों. जैसे मान लिया जाए कि एक बर्तन में आप कोई सिक्का को रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, तो आप देखेंगे कि सिक्का जो है अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा. ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है. ठीक है. अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई गोताखोर है, वो पानी में तैर रहा है, तो जब तक पानी में रहेगा तो वह थोड़ा अपने से ज्यादा मोटा दिखाई देगा. तीसरी घटना को आप देख सकते हैं. जैसे मान लिया जाए कि किसी बर्तन में पानी भरा हुआ है, आप टॉर्च की लाइट को अगर आप तिरछा आप उस पर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि प्रकाश पुंज जो है, वो प्रकाश की किरणें जो हैं वो अपने पथ से विचलित हुआ प्रतीत होता है. ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है. प्रकाश के अपवर्तन के कारण कई सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा. जैसे आप देखेंगे कि चीनी के चाशनी में अगर कोई रसगुल्ला रखा हुआ है तो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा. या फिर जैसे मान लिया जाए कि ये पेंसिल है, अगर इस पेंसिल को पानी में डुबा दिया जाए तो आप देखेंगे कि पेंसिल हल्का क्या होगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा और मोटा भी दिखाई देगा. ये सब किन कारणों से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारणों से होता है. तो हम लोग आज समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है. तो आपको बताया गया कि प्रकाश का अपवर्तन जो है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई माध्यम है, ये जैसे मीडियम माध्यम है, वायु है, और यहाँ पे क्या है, कांच है. यहाँ पे क्या है, कांच है. तो इसको समझना है कि जैसे मान लिया जाए कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही है, आप देख रहे हैं कि ये सीधे इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है. माध्यम क्या हो रहा है? चेंज होगा. तो माध्यम चेंज होने पे प्रकाश अपनी दिशा को बदल देता है, और यही क्या कहलाता है, जो ये घटना घटी, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. यानी वायु अगर मान लिया जाए पहला माध्यम है, पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपना दिशा बदल देती है. यह प्रकाश क्या हो जाता है, अपनी दिशा में क्या करता है, बदलाव करता है, मुड़ जाता है. प्रकाश मुड़ता हुआ, अब देख रहे हैं कि यहाँ जाना चाहिए था लेकिन मुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाया, प्रकाश का अपवर्तन कहलाया. प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए दो टर्म को जानना बहुत जरूरी है. पहला जो है वह है सघन माध्यम. क्या है? सघन माध्यम. दो टर्म को अगर आप समझ गए तो प्रकाश को अपवर्तन को समझना आपके लिए बहुत आसान काम होगा. सघन माध्यम का मतलब इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम. क्या होता है? डेंसर मीडियम. ठीक है. दूसरा जो है विरल माध्यम. क्या है? विरल माध्यम. ये दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है. विरल माध्यम, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम. ठीक है, रेयर मीडियम, है ना. मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आपको पहले हमने प्रकाश के इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने बताया है कि वायु में यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, वो क्या होता है,
3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख, ये बात आ रहा है समझ में। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा प्रकाश की ये चाल है, या आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन या वायु में भी लगभग प्रकाश की चाल इतनी ही है, निर्वात के बराबर ही माना जाता है ना। अब जल में यानी पानी में प्रकाश की चाल आपने देखा है कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर प्रति सेकेंड की बात किया जाए तो ये होगा। और ठीक इसी तरह मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना है, कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वह 2 लाख, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये चीज आपको पहले से जानकारी है, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज को समझाने की बात कर रहे हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। क्या कहलाएगा? विरल। जिसमें प्रकाश की गति अधिक होगी, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको विरल कहेंगे, और जिसमें प्रकाश की चाल निर्वात से कम होगा वो उसकी तुलना में यह क्या होगा? सघन माध्यम होगी। ये बात समझ में आ रहा है? यानी प्रकाश की चाल जिसमें अधिक होगा वह विरल माध्यम होगा, प्रकाश की चाल अगर निर्वात की चाल से जिस माध्यम में कम होगा वह क्या होगा? उसकी अपेक्षा सघन माध्यम होगा। यानी ये आपको समझना है कि प्रकाश की चाल, एक बात समझना है, प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल ज्यादा होगा तो वह क्या होगा? विरल माध्यम। ठीक है, प्रकाश की चाल अगर कम होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा? ये सघन माध्यम होगा। यानी इन एग्जाम्पल से यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे आप ये बता सकते हैं कि प्रकाश की चाल आप देख रहे हैं निर्वात में यानी वायु में ये 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो है कांच में वो 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए सघन माध्यम कौन होगा? तो सघन कौन होगा? ये होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल कम है, और यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होगा? विरल माध्यम होगा। ये क्या होगा? विरल माध्यम होगा। यानी ये दो टर्म आपको जानना जरूरी है, और इसी पर पूरा खेल है प्रकाश का अपवर्तन। यही सघन माध्यम और विरल माध्यम को अगर आप समझ गए तो प्रकाश का अपवर्तन को समझना आपके लिए इतना आसान है कि जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इससे ये पता चला कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की दिशा बदल रही है, प्रकाश मुड़ जा रही है, अपने पथ से विचलित हो रही है। यह जो घटना है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आपको ये पता चल रहा है, इसी से समझना है चीजों को, कोई दूसरी आकृति हम नहीं बना रहे हैं, इसी से समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश की किरणें जो है किधर की ओर मुड़ रही है? ये जो है आपका यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ, हालांकि इसको पहले हमें बता देना चाहिए था। ये जो एमेन है ये इसका नाम है अभिलंब। इसका नाम क्या है? अभिलंब है। जो ये है अभिलंब, और ये आपतन बिंदु इसको कहेंगे, और ये आपतित किरण है। ये जो है जो आप किरण आ रही है वो आपतित किरण है, और ये जो है ये इसका नाम है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको समझिए। और ये अभिलंब है, ठीक है, और ये माध्यम है, ये और ये दो माध्यम। तो यहां से ये बात पता चला कि जब आपतित किरण
या जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तो आप बताइए, यहाँ पे दो बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप बताइए कि इसमें कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। सारी चीजें यहीं पे है, कुछ बाहर समझने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आई जो है बड़ा होगा और आर क्या होगा, छोटा होगा। ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे अपवर्तन कोण जो बन रहा है ये क्या है, आपतन कोण से क्या है, छोटा है। ये बात समझ में आ रहा है। यानी सबसे पहली बात कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगा। दूसरी बात समझने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दूसरी बात जो आपको बहुत जरूरी है, ये चीज समझ में आ गया, आकृति के हिसाब से ही आपको समझना है। जैसे मान लिया जाए ये माध्यम है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये कांच है, ये क्या है, कांच है, और ये क्या है, वायु, मान लिया जाए, ठीक है। ये आपका अभिलंब बना दे रहा हूं, ठीक है। प्रकाश की किरणें, आपतित किरण ये आ रही है, ये अभिलंब है, एमएन अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अब आप बताइए, जाना चाहिए तो ऐसे कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा माध्यम सघन है। आप देख रहे हैं, आपको ये पता है कि ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम, सघन माध्यम है और विरल माध्यम है। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं अब क्या होंगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर भागेगी। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगी। यही बात को समझना है। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर हम आकृति से समझाने का प्रयास करते हैं, आपको अब बताना है, क्योंकि ये चीजों को समझ लीजिएगा तो इनको सेंटेंस में लिखना आपके लिए आसान होगा। बहुत से लोग रट जाते हैं लेकिन समझते नहीं है, तो उनको बाद में समस्याएं होने लगती है, उदाहरण भी नहीं बता पाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। चलिए सबसे पहला चीज हम लोग ये जानेंगे कि ये आपका माध्यम है, जैसे मान लीजिए कि वायु है और ये कांच है, ये कांच है, ठीक है। माध्यम, पहला माध्यम, ये आपको अभिलंब बना दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कोई आपतित किरण ये है, यहाँ पे O रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, OC आपतित किरण, तो बताइए ये किधर की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा या अभिलंब से दूर भागेगा। तो आप देख रहे हैं कि विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की किरणें किधर की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, जबकि जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगा किधर से, इधर से। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब फिर एक बार और माध्यम को हम चेंज कर देते हैं। अब तो यहाँ पे केवल आपको बताना है, ये विरल है, ये सघन है, फिर मान लेते हैं कि वायु, यहाँ में माध्यम क्या हो गया, वायु। अब आप बताइए, और यहाँ पे अभिलंब बना देता हूं आपको, अभिलंब। अब यहाँ पे समझने का जो है मेन बात, अब यहाँ पे बताइए कि ये जो है जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये जाएगा किधर से, किधर की ओर जाएगा, अभिलंब से ये दूर भागेगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये तीन माध्यम में अगर आप समझ गए तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। यानी इससे पता चला कि जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना है वो माध्यम पर, पारदर्शी जो माध्यम है उन पे डिपेंड करता है कि कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम विरल है। यानी प्रकाश माध्यम के अनुसार अपना गति भी बदलता ही है और साथ में दिशा भी बदलती है। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तीन चीज हम लोग लेकर चले थे, वायु,
फिर आपका जल और फिर कांच। इसमें बताइए कि इसमें अगर देखा जाए कि सबसे विरल माध्यम कौन है, तो विरल माध्यम कौन होगा, एक वायु। इसके बाद दूसरा विरल माध्यम कौन होगा, दूसरा ये जल, और ये क्या होगा, सघन माध्यम की ओर देखा जाए, सघन माध्यम कौन होगा, सबसे पहला जो सघन माध्यम होगा, सबसे ज्यादा सघनता किसमें होगी, कांच, उसके बाद जल, और ये वायु क्या है, विरल है। ये बात को समझना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम सीखेंगे इसके नियम, इसके नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। हम लोग दो चीज तो समझ गए, माध्यम को समझ गए। अब प्रकाश के, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, जाना चाहिए था ऐसे, यहाँ पे वायु है, और यहाँ पे कांच को ले लीजिए या जल को ले लीजिए, किसी को भी लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, इसको इधर से मुड़ा दीजिए। ये O है, ये AB है, और यहाँ पे MN है, और C है, और ये क्या है, D है ना। चलिए नियम क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है, नियम क्या कहता है, पहला जो नियम है, पहला नियम, ये अभिलंब है, नाम लिख दीजिए भाई, अभिलंब, आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है ना। ये एंगल I है और ये एंगल R है। पहला चीज कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। अब देख रहे हैं एक ही समतल पे है, ये तीनों चीज एक ही समतल पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला नियम एक है। दूसरा कहता है कि किन्हीं दो माध्यम के लिए, किन्हीं दो माध्यम के लिए या किसी विशेष वर्ण कलर के लिए, प्रकाश की कलर के लिए आपतन कोण की ज्या, ये बात आपको समझना है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक स्थिर होता है, नियतांक होता है। यानी इसका मतलब है कि साइन I आपतन और ये साइन R क्या होता है, एक क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक में कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि म्यू को मान लेते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये बात समझ में आ रहा है। ये जो नियतांक है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये अपवर्तनांक, अभी शब्द का इस्तेमाल हमने पहली बार किया है, पहले इसको हम समझाएंगे, लेकिन अभी बस इतना मान के चलिए कि दो नियम आपको ध्यान में रखना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा चीज, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक का मान एक नियतांक होता है। इसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। किसको, साइन I बटे साइन R जो है म्यू है, ये किसको इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल का नियम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने ये बात आज बताया है आज की क्लास में। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तनांक, एक टर्म है अपवर्तनांक, इसके बारे में हम बताएंगे अपवर्तनांक क्या होता है, और इस पे कोई क्वेश्चन हम करवा देंगे, तो ये चीज समझ। आशा है कि आप प्रकाश के अपवर्तन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको समझने में परेशानी होगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे भी और हो सके हम बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया, तो अब क्या कीजिए कि इससे आगे देखने के लिए या इसके पीछे वाला देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रवीण सर रिसर्च सेंटर के नाम से होगा, PRAWWENSIR रिसर्च सेंटर, इस पे आप देख लीजिएगा।
आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए घर में। अभी अब देखिए कि लगता है कि स्कूल अभी खुलने में बहुत समय लगेगा, जिस तरह से हालात बेकाबू हैं, संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होती जा रही है, लॉकडाउन में नए नए नियम जो गाइडलाइन जारी हुए हैं, तो उससे ये लग रहा है कि अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए, टेक केयर।